हेलो हेलो 10th स्टैंडर्ड। वापस से स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर्स स्टडी रूम में। ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर वन शॉट में करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, बहुत कुछ आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बिना, आपको भी मालूम है। मगर इसके पहले कि हम लोग चैप्टर पे आज जंप करें या चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ऐसा मालूम चला है, या जैसे हम लोग तय किया करते हैं, सब लोग करते हैं, नॉर्मली एवरीवन डज इट। अगर कोई भी हमको वन शॉट देखना है, कोई भी हमको लेक्चर देखना है, कोई भी हमको रिवीजन चीजें करनी है, हम लोग रैंडमली कहीं से भी उठ लेते हैं, बैठ जाते हैं, बुक खोल के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है ये कितना परसेंट आउटपुट देगा? रैंडमली उठ के बैठ जाना नहीं। Whenever you start doing something, आपको सबसे पहले उसका माइंड सेट बनाना पड़ता है। तो भाई अगर तू कोई भी लेक्चर देख रहा है, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, कोई भी रिवीजन कर रहा है, तो सबसे जरूरी बात है कि तेरा माइंडसेट बना रहना चाहिए। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं, सर हम लोग 20 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं, 30 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते। भाई तू माइंडसेट नहीं बना के बैठा है। मैं तेरे को आज कुछ तरीके बताऊंगा, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, ताकि तू वो लेक्चर ये जब भी एक्सपीरियंस करेगा, ये लेक्चर जब तू पूरा पढ़ेगा और अगर तू वो ट्रिक यूज करेगा, तो तेरे को वहीं पे ऑन द स्पॉट एक अलग इफेक्ट दिखेगा इस लेक्चर का। देखो समझ में आएगा कि आज जो हम लोगों ने किया है लेक्चर स्टार्ट होने के पहले, वो वाकई में इफेक्टिव है। और तू उस मेथड को फिर दोबारा यूज कर और देख, तेरा जो आउटपुट लेवल है ना, वो आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब देख करना क्या है। सबसे पहले तू जहां पे भी बैठा है, तू स्ट्रेट बैठ जा। जहां पे भी बैठा है स्ट्रेट बैठ जा। स्ट्रेट बैठने के बाद अपने आसपास पानी रख। ठीक है। पानी थोड़ा सा, एक सिप ऑफ वाटर अपने मुंह में डाल ले। देख तेरे लिए मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर होना है। एक सिप ऑफ वाटर पी ले। ठीक है, ज्यादा नहीं पीना, एक सिप ऑफ वाटर पीना है। उसके बाद एटलीस्ट 1 मिनट तक कुछ भी नहीं करना है। 5 से 6 बार ब्रीदिंग पे ध्यान दे। आंख बंद कर, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर ले। 5 से 6 ब्रीथ्स के बाद तेरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। अब जब तू ब्रीदिंग कर रहा है, तो अपने आप को याद दिला कि तुझे अभी बैठकर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेसन करना है। तुझे अभी बैठकर इलेक्ट्रिसिटी वन गो में, वन शॉट में खत्म करना है, और इस तरीके से खत्म करना है कि तू इलेक्ट्रिसिटी कभी भी नहीं भूलेगा। अगर तू इतनी टेक्निक कर लेता है ना दोस्त, कोई भी लेक्चर शुरू होने के पहले, आई गारंटी, आई बेट ऑन इट, तेरे को पिछले बार जितने नोट्स में समझे थे ना, उससे तो कई गुना ज्यादा समझेगा। तू करके देख, तेरी मर्जी है। मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करता हूँ यार। ठीक है, मैं डायरेक्टली चैप्टर की बात करता हूँ। डायरेक्टली सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। यार ये वर्ड सर, ये वर्ड हमारे चैप्टर की हेडिंग है सर। ठीक है। एसएससी सीबीएसई दोनों को ये चैप्टर प्रेजेंट है। ठीक है। सीबीएसई वाले देख रहे हो, वेल एंड गुड, तुम्हारे सारे कंटेंट इसमें कवर्ड अप है। एसएससी वाले देख रहे हो, भाई तुम्हारे कंटेंट से ज्यादा भी इसमें कवर्ड अप है। तो तू बस मेरा टेक्निक यूज कर ले, शुरू कर। देखो मजा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते पढ़ते। आज सारे कंटेंट डिटेल में कवर किए हैं, एकदम छोटे 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 पॉइंट्स में कवर किए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सर हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सर अगर हमको कोई पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बोलोगे? सर इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है भाई इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ और बताना नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सर इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देख इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पूरी दुनिया इस पे चलती है, हमारा हर काम इससे होता है। एक दिन के लिए मैं अगर बोलूं कि भाई सुन जरा, इमेजिन कर कि एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बोला सर मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। कुछ ऑनलाइन नहीं, कुछ ऑफलाइन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल बंद, सब भारी लगेगा। सर सुकून मिलेगा ना, ये जवाब देते हैं ना कुछ लोग। भाई अगर 5 दिन के लिए नहीं है तो? अच्छा अगर 10 दिन के लिए नहीं है तो? भाई 10 दिन आते आते तू
पागल हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आज की दुनिया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया जहां पर गाड़ियों से लेकर के कंप्यूटर तक, छोटे छोटे मशीन से लेकर के कॉम्प्लेक्स मशीन तक, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी की मदद से चलती है। समझ रहा है? तो इसलिए ये कह देना कि यार इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो मजा आएगा, ये रियलिस्टिक बात नहीं है। तो सर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? कुछ नहीं है भाई। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस होते हैं, चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर करंट तूने देखा होगा, ठीक है? यहाँ पे एक डायग्राम भी बहुत प्यारा सा दिया हुआ। वाटर करंट कैसा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना? हम लोग बीच बीच पे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार वाटर करंट अपनी तरफ आ रहा है, ठीक है? तो वो जो वाटर करंट है उसी की तरह अपना फ्लो ऑफ चार्ज भी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। दैट्स इट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कौन सा सर? इलेक्ट्रॉन। जनरली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर किसी ने तुमको 1 मार्क के लिए कोई डेफिनेशन पूछ लिया कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम सिंपल भाषा में लिख के आ जाओ कि इलेक्ट्रिसिटी is nothing but the flow of electric charges from one place to another through a conductor like a metallic wire। बस। क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब तेरे सामने क्या रखा होगा? कंडक्टर रखा होगा, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल सी बात थी यार, ठीक है? अच्छा सर, आपने हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया। अब हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है इसका पाथ क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होती है? सर थोड़ा सा और हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दो। तो भाई आजा, अगला है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर इलेक्ट्रिक सर्किट ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ। व्हाट इट इज? अ क्लोज्ड पाथ। आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो तभी फ्लो हो सकता है ओनली व्हेन देयर इज अ क्लोज्ड पाथ। कहीं से भी सर्किट ब्रेक होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो सर ये सर्किट क्या होता है? For current to flow, it needs a continuous and closed path called electric circuit। ठीक है? मतलब बेसिकली एक रेस ट्रैक की तरह है जो तेरे चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, स्टार्टिंग टू फिनिश लाइन, स्टार्टिंग टू फिनिश लाइन लेके जाएगा। ठीक है? ये बात तेरे को समझ में आ गई? क्लियर है? कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर पाथ ब्रोकन होगा तो, ये भी बात याद रखें। ठीक है? तो सर यहाँ पे हम लोगों को ना बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम के अंदर किसी भी नोटेशन का उन्होंने कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ये एक्सपेक्ट करके कि हमारे बच्चे तो होशियार हैं, इनको तो सब आता है। और भाई ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ। तो ध्यान दे, ये जो वी लिखा है ना, वी, इसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। इसका काम है ये किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने का काम करता है। ठीक है? आगे आ जा भाई। ये तेरा आ गया के फॉर की। स्विच देखा है तूने? की देखा है तूने? ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है? तो जब की क्लोज्ड होता है, की क्लोज्ड मतलब ये वाला नोटेशन, तो तेरा सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो करता है। जब तेरा की क्लोज नहीं होता है, इट इज ओपन, तो तेरा करंट जो है फ्लो नहीं करेगा बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत बेसिक बात है। उसके बाद भाई आ जा तू एम मीटर डिस्कस कर ले। सर एम मीटर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, कुछ रिलेट लग रहा है सर? हाँ, करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने का काम एम मीटर करता है। उसके बाद सर ये जिगजैग लाइन कहाँ से आ गई? ये जिगजैग लाइन क्या सर डिजाइन बना दिया है वायर का? नहीं नहीं बेटा, ये है रेजिस्टर। ये क्या करता है? ये अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ताकि इसको क्या कर सकेगा? इसको अपोज कर सकेगा। ठीक है? और यहाँ पे अगेन आपका वी लग गया है, ठीक है, जो भी है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी उनको मेजर करना है अक्रॉस एनी पाथ। ठीक है? और ये जो आपका एरो दिख रहा है ना बेटा, एरो, ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है, दिस इज योर कंडक्टर, दिस इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? ये जो एरो वाला लाइन दिख रही है ना, ये पूरी लाइन है। ऐसे ये वाली जो लाइन है ये कंडक्टर की लाइन है बेटा, ये कंडक्टर है, कोई मेटालिक वायर जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। और ये एरो हमको दिखा रही है कि सर अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है ना सर, वो इस डायरेक्शन से होके इस डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आया बात? इस डायरेक्शन से होकर के इस डायरेक्शन में आ रही है। तो मैंने बहुत सिंपली तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता दिया कि सर ये क्लोज पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, यानी कि चार्जेस फ्लो हो सकते हैं।
दूसरी बात मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे V मतलब वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। A मतलब एम मीटर जो करंट के मेजर करने का काम आता है। की के दो वेरिएशन है सर, की क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। जब क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, जब क्लोज नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। सर वो जो लाइन बनाई हुई है पूरी वो कंडक्टर की है, उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं उसके अंदर से, और जैसे आरे बनाया है वो हमको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो बेटा ये हो गया डिटेल डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब थोड़ा सा डिटेल में आ जा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। देख मैं तेरे को एकदम टॉप से लेकर के धीरे 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 इस चैप्टर की गहराई में लेके जाऊंगा, तो हर चीज को बस समझता चल। अगर तेरे को आज तक सिर्फ जीरो नॉलेज थी इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो मैं तेरे को अश्योरेंस देता हूँ टेक्निक यूज कर ले, पानी बीच बीच में पीता रहे, जहां पे तुझे लग रहा है कि नींद आ रही है थोड़ा सा सांस पे फोकस करता रहे, और लेक्चर को ध्यान से देखता रहे, सर की आवाज पे ध्यान से फोकस करता रहे, तेरे को पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे तेरे पे भरोसा है, तू बस खुद पे भरोसा कर। आजा चल इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। डिफाइनिंग द फ्लो। सर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देख मैं तेरे को इससे डेफिनेशन बनाने बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। सर इसने इलेक्ट्रिक करंट का हमको डेफिनेशन क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हमको बताया कि सर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब तू ध्यान दे, अब तो ध्यान दे, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई यार पेन वेन नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं लिख पाऊंगा। तो देख मैंने आपको बोला है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आई से डिनोट करते हैं। उसने क्या बोला, रेट ऑफ। देख भाई कहीं पे भी रेट आता है ना, इसका मतलब कि सर फॉर्मूला में हमको उसे डिवाइड बाय टी करना होता है। टी का मतलब तू जानता है, टाइम, यस टाइम, ठीक है। और उसने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब सर इलेक्ट्रिक चार्ज का नोटेशन क्या है वो तो बताओ। सर इलेक्ट्रिक चार्ज का नोटेशन है Q। मतलब हम लोगों ने सिंपल भाषा में एक छोटे से लाइन से फॉर्मूला बना दिया कि सर इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू। तो अगर तुमको सिर्फ फॉर्मूला भी याद है तो तुम स्टेटमेंट बना सकते हो, स्टेटमेंट भी याद है तो फॉर्मूला बना सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल मेथड से बता दिया कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू एन एरिया इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखो बहुत सिंपल भाषा में उन्होंने डेफिनेशन बता दी, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो देखो यार यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे करते हैं ये बता दिया, पर मेजर करोगे किसमें, कौन सा यूनिट में मेजर करोगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, नहीं। हम लोगों के इलेक्ट्रिक करंट के लिए अलग से एक ऐसा यूनिट आता है जिसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलेंगे बेटा, एम्पियर बोलेंगे। और जैसे हर चीज का ऐसा यूनिट होता है बेटा, उसी तरीके से हर चीज का अपना एक सीजीएस यूनिट भी होता है। क्या होता है बेटा, सीजीएस यूनिट। तो इन्होंने अभी मेंशन तो नहीं किया है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ये पीपीटी पे मेंशन कर दूं कि इसको सीजीएस यूनिट कहते हैं, ठीक है। तूने अगर पढ़ा पढ़ा होगा ध्यान से कि दो यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट। तो उसमें से एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, और सीजीएस यूनिट क्या है, कूलम। हैंडराइटिंग के लिए माफी दोस्त, मैं अपने कीपैड पे करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। और क्या याद रखेगा तू, एक एम्पियर का मतलब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है भाई डिफाइन एम्पियर। तो जब भी पूछा जाएगा डिफाइन एम्पियर, 1 एम्पियर, तो तू लिखेगा 1 coulomb of charge if flows from the decided area in 1 second, then it is known as 1 ampere of current। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की बात है दोस्त। आजा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। देख भाई दुनिया में कोई भी चीज विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो तो नहीं करेगी। पानी है, जहां पे ज्यादा है वहां से जहां पे कम है वहां पे ट्रेवल करती है। अब अपने दोनों के बीच की बात देख ले, तू देख तेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज अभी कम है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज ठीक ठाक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज तेरे को दे रहा हूँ। तू मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सिखा सकता है क्या, नहीं सर अभी हम तैयार नहीं है। और मैं तेरे को इलेक्ट्रिसिटी सिखा सकता हूँ, क्यों, सर यहाँ पे ज्यादा है वहां पे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, बस इतना बात समझ ले, ठीक है।
तो देखो ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक नोटेशन भी दिया है याद करने के लिए कि द पुश फॉर चार्जेस, चार्जेस को स्प्रेड होने के लिए, आगे निकलने के लिए पुश की तरह काम करता है। ठीक है, तो चार्जेस कभी भी खुद से फ्लो नहीं हो सकते, अगर होते होते तो फिर हमने सिर्फ वायर कनेक्ट कर दिया होता और चार्जेस अपने आप फ्लो हो जाते, क्योंकि हर मेटल में चार्जेस होते हैं बेटा। ठीक है, बट दे नीड अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज, वोल्टेज मालूम है ना तेरे को? ठीक है, ओके। अब बैटरी क्रिएट्स दिस प्रेशर पुशिंग चार्जेस टू मूव, तो बैटरी क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, और वो कहाँ से क्रिएट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देखा ना बेटा? तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पे क्या होता है, जब भी आप किसी भी कंडक्टर को ले लेते हो, जैसे सपोज अभी हम लोगों ने इस कंडक्टर की बात की बेटा, इस कंडक्टर में सपोज अभी इन्होंने बैटरी शायद इसी डायरेक्शन में, इसी में दिखाया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है। अगर उनके टर्म्स में बात करें तो एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो यहाँ पे भी डायग्राम में देखो आपको क्या बोला है कि यहाँ पे हाई हाई पोटेंशियल है, और हाई हाई पोटेंशियल से चीजें कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। समझ में आई के बाद, मतलब बेसिकली चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, ये बात को याद रखो। एंड इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो उसका मतलब क्या है, इट इज द वर्क डन टू मूव और यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है, तो देखो बोला क्या है? वो बोल रहा है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका मतलब कुछ नहीं है। आपने एक चार्ज ले लिया, सपोज बेटा मैंने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, ठीक है, ये एक चार्ज हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे इस चार्ज को इस पर्टिकुलर स्पॉट पे लेके आना है बेटा। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे लेके आना है, तो इस चार्ज को इस पॉइंट से उठा करके यहाँ पे लाने के लिए मेरे को जितना वर्क करना पड़ा है बेटा, मेरे को जितना वर्क करना पड़ा है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इसलिए लिखा है इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट। तो मैंने आपको बताया, सपोज इसको पॉइंट आप ए कंसिडर कर लो और इसको पॉइंट आप बी कंसिडर कर लो। समझ गया? ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये आपका हो गया सर पोटेंशियल डिफरेंस। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो, ये फॉर्मूला के बहुत इंपॉर्टेंस है यार, हर फॉर्मूला का एक शीट बना लिया करो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। फॉर्मूला शीट बनाते चलो, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक फॉर्मूला ढूंढ के बैठते बैठो। आपको ये होना चाहिए कि हाँ सर 2 पन्ने पढ़ लिए, सारे फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज का अगर फॉर्मूला है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसका यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है वोल्ट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई। अब मुद्दे की बात, और एक मुद्दे की बात है सर, मेजरिंग करंट एंड वोल्टेज। सर आपने करंट के बारे में बता दिया, सर आपने वोल्टेज के बारे में भी बता दिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब हमको बताइए कि सर अगर मेरे को इसको मेजर करना है, आपने तो लिख दिया, आपने तो यहाँ पे लिखा कि सर ये वोल्ट है, वोल्ट में मेजर करते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया सर ये एम्पियर में मेजर करते हैं, मगर एक्चुअली मेजर करेंगे कैसे? तो बेटा उसके लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में भी एक्सप्लेन करा। मैं बोला था ना तेरे को बहुत बेसिक से जाऊंगा, तेरे को मजा आ जाएगा। अगर तेरे को यह सब आता है तो भी तू 2x पे लगा के देख ले भाई। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तू रिवीजन करता चलेगा तो तेरे लिए चीजें बहुत इजी होती चलेंगी। तो चल ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दे एमीटर पर। सर एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, मैंने बताया तेरे को। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, और हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को पकड़ के सीबीएसई पेपर बनाता है, एसएससी पेपर बना सकता है, और आपको वहीं पर डब्बा गुल हो जाता है। प्लीज ध्यान में रखो कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, जो पार्ट ऑफ द सर्किट हो, ताकि आपका सारा करंट जो भी उसमें से फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाए, वो रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद आप जब भी वोल्ट मीटर लिखा हो, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को आप हमेशा किस में लगाते हो सर, वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द पैरेलल डायरेक्शन अलोंग द कंपोनेंट उस वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। तो अगर सपोज मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन का वोल्टेज मेजर करना है तो आपको वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पे इस तरीके से वी करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी वोल्ट मीटर एंड एमीटर। बेसिक है बेटा, 1 मार्क का डेफिनेशन पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसा यूजुअली तो पूछते नहीं है।
ठीक है, चल अभी कॉमन सर्किट डायग्राम लिख दे, ज्यादा मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक सेल ऐसा दिखता है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऐसी दिखती है, प्लग ओपन रहेगा तो इस तरीके से दिखता है, कोई क्लोज रहेगा तो इस तरीके से, वायर को सिर्फ ज्वाइंट किया है तो ऐसे, वायर अगर क्रॉस हो रहा है पर ज्वाइंट नहीं हो रहा है तो इस तरीके से दिखता है। बेटा उसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, एमीटर और वोल्ट मीटर, इन सबके यहाँ पे बेटा अलग अलग डायग्राम्स है। तेरे को कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई तू मेरे को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना के दिखा। तो इन केस में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के केस में तू क्या करेगा, आपको ये सारे सिंबल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। समझ गई बात? ठीक है, चलो अब आगे जो, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज योर ओम्स लॉ। ठीक है, तो यार देखो क्या हुआ 1827 में, जॉर्ज साइमन ओम, 1827 के अंदर जॉर्ज साइमन ओम ने बहुत सिंपल वे में डिस्कवर किया, बट एक पावरफुल रिलेशनशिप डिस्कवर किया पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में। तो ये बंदा क्या बोलता था, ये बंदा बोलता था कि यार वी जो है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सिंपली करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चल एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया तेरे को। तूने यार वो एलईडी लाइट से खेला है क्या कभी? वो छोटे-छोटे एलईडी लाइट्स आते थे, देख हम लोग उसको सेल से कनेक्ट करते थे। हम लोगों ने उसमें बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट भी बनाए। अच्छा, तो बैटरी की अलग-अलग साइज़ आती होगी, तेरे को मालूम होगा, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो कभी ऐसा होता था कि एक बड़ा बल्ब लगा दिया और वो 5 वोल्ट की बैटरी से चल ही नहीं रहा है। फिर किसी दोस्त ने सजेस्ट करा, "अरे भाई सुन ना, तू 10 वोल्ट की बैटरी ले, उससे ट्राई कर।" 10 वोल्ट की बैटरी में लगाया और वो कनेक्ट हो गया और चलने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चीज बड़ी है उसको करंट ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस बात है, वो बल्ब जो हमने स्टार्टिंग में लगाया उसको बल्ब करंट ज्यादा लगेगा, और 5 वोल्ट का जो वो पर्टिकुलर चीज था, उसने 5 वोल्ट की बैटरी ने भी वो बल्ब को जलाया नहीं। पर जैसे ही हम लोगों ने वोल्ट बढ़ा दिया, वो बैटरी जलने लग गई, मतलब वो जो भी छोटी एलईडी लाइट है वो जलने लग गई। इससे क्या पता चला सर, 5 वोल्ट की बैटरी के अंदर इतना करंट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं थी जितने में वो बल्ब जल जाए। पर 10 वोल्ट के बैटरी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो बल्ब जल सकता है। मतलब सर जैसे जैसे हम लोगों ने वोल्ट बढ़ाया है, जैसे जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया है, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ी है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है, उसी की तरह आपके करंट की वैल्यू भी कम हो गई है। तो सर इससे हमको क्या पता चला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी है बेटा, लाइव एग्जांपल से समझ, तेरे लिए बहुत फायदे का होगा। ठीक है, अब देखो यार मैथ्स में ना प्रोपोर्शनैलिटी की साइन, या कहीं पे भी मैथ्स हो गया साइंस हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन जो है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगा निकाली और उसकी जगह पे इज इक्वल टू डाल करके एक कांस्टेंट हम लोगों ने ऐड करवा दिया। ठीक है, और जिस जिस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या है इस कांस्टेंट का नाम? रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और दिस इज ओनली पॉसिबल, this is only possible, Ohm's law is only possible whenever the temperature stays constant। अगर टेम्परेचर में मेजर अल्टरेशन दिख गया तो यहाँ पे भी डिस्टरबेंस हो जाती है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे भी मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो ओम्स लॉ यही कहता है दोस्त, अगर आपको किसी ने पूछा कि यार ओम्स लॉ डिफाइन करो, तो आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम, he said that potential difference is directly proportional to the magnitude of the current। बराबर है, और फिर फॉर्मूला लिख दो, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, V इज इक्वल टू आई आर। तुम्हारा काम हो गया, तुम लोग एंजॉय करो, मेरे को भी एंजॉय करने दो। ठीक है, आ जाओ। ये है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, आप लोग एक बार ग्राफ को ध्यान से देखो, देखो देखो ग्राफ ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको करंट दिया हुआ है इस सेक्शन में, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, करंट दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया। ओके, अब उसने क्या किया देखो, यहाँ पे जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है इन लोगों में, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ऐसे केस में जब कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी बोला कि यार इनमें से ओम्स लॉ का ग्राफ कौन सा है, तो आपको बताने आना चाहिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो आपको क्या बोला है, बाय सेटिंग अप अ सर्किट विद रेजिस्टर, हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग चीजों को लगाया, तो हम लोगों को क्या मिला, कांस्टेंट रेशियो ऑफ वी आई फॉर एनी पेयर ऑफ अ रीडिंग गिवन द रेजिस्टेंस। ठीक है, और इससे हम लोगों को इनर रिलेशनशिप जो कि ओम्स लॉ की है वो विजुअली कंपेयर ये कंफर्म हो गई, आप उससे कन्विंस हो जाते हो। ठीक है, तो मतलब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये सत्य है दोस्त। इसको हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से वेरीफाई भी
कर लिया है। तो अगर आपको वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये ग्राफ निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, अब आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट बात है रेजिस्टेंस के बारे में। सर बहुत देर से आर आर देख रहे थे हम लोग, है ना, बहुत देर से हम लोग आर देख रहे थे। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि एग्जैक्टली आर का क्या मतलब होता है। ठीक है, एग्जैक्टली आर का क्या मतलब होता है। तो देखो यार, द ऑब्स्टेकल टू फ्लो, देखो क्या लिखा है, क्या देखिए लिखा है, देखो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्जेस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जब मैं आपको सर्किट का डायग्राम पढ़ा रहा था कि यार अगर मेरा चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस उसको आकर रुकाने की कोशिश करेगा। इमेजिन कर, इमेजिन कर तू साइकिल चला रहा है रास्ते पे, ठीक है, तो साइकिल एकदम जोर से भगा रहा है पर तेरे ऑपोजिट डायरेक्शन से हवा आ गई, ऑटोमेटिक साइकिल की स्पीड कम हो जाती है बेटा। तो अब इमेजिन कर कि जो तू साइकिल पे जा रहा था तो एक चार्ज था बेटा, जो कहीं से निकल के कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा था, और विंड जो है वो रेजिस्टर का काम कर रही थी, उसने तेरे को रेजिस्ट कर दिया और तेरे को रोकने पे मजबूर कर दिया, या फिर तेरी जो स्पीड है, तेरी जो मोशन है उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया। बात समझ में आई? इसी को रेजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्जेस। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द कंडक्टर दे कोलाइड विद एटम व्हिच स्लोज देम डाउन। दिस ऑपोजिशन टू फ्लो इज रेजिस्टेंस। मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिल जाता है, आर इज इक्वल टू वी अपन आई। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था सर वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी इज इक्वल टू आई आर आ रहा है, बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं सर, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर अगर ये आर को एज इट इज इधर रखा तो मुझे बताओ आई इधर क्या है, मल्टीप्लाइड। ठीक है, दोनों लेटर के बीच में कोई साइन नहीं होते, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड। ओके, तो अब आई है, आई यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इससे हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों को? क्या यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई है? ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा इसका, ओम। ओम नहीं बोलेगा कोई, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है, ओम। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी रेजिस्टेंस को लेकर के। अच्छा सर, अगर रेजिस्टेंस की बात है तो रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कुछ तो होगा सर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता होगा। जी हाँ बेटा, रेजिस्टेंस को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं। रेजिस्टेंस को सबसे पहली चीज अफेक्ट करती है लेंथ। ठीक है, आपने अगर देखा होगा कि यार सपोज आपको कोई सामान लेना है, या फिर आप कहीं मंदिर में चले गए दर्शन के लिए, या फिर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा है। सर जितना ज्यादा लाइन उतने ज्यादा लोग आगे, जितने ज्यादा लोग आगे उतने ज्यादा तेरा पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है स्टेज पर, या फिर जहीं जहां पर भी तुझे जाना है, मुझे लास्ट मोमेंट को, लास्ट पॉइंट पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर। अब दूसरी बात देख, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देख वहां पे मत देख, तू बता मेरे को, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दूं, इतना सा कर दिया, तो इसमें से एक टाइम पे कितना चार्ज फ्लो होगा रे, एक चार्ज, दो चार्ज, बराबर है। पर अब मैंने इसको बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, सर्कल का एरिया बढ़ गया, 100 चार्ज, 200 चार्ज। मतलब सर क्या हुआ, अगर हम लोगों ने अगर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटा रखा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा है इजीली। और अगर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज्यादा रखा है, मतलब कम हाँ ज्यादा रखा है, ठीक है, अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज्यादा रखा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सर एरिया जो है, देख मैं कैसे याद करवाता हूँ, एरिया जो है अगर बढ़ जाएगा, सर एरिया मतलब तो को मालूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेजिस्टेंस जो है सर वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक चीज का बना लो, लेंथ का भी बना सकते हो, लेंथ बढ़ा तो ये बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और लास्ट और फॉरमोस्ट थिंग जिसपे हमारा रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है वो है मटेरियल, अलग अलग मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा चीजें जल्दी कैच कर लेगा, कम थोड़ा सा कंडक्टर होगा तो चीजें थोड़ी डिफिकल्टी कैच करेगा, अगर इंसुलेटर होगा तो चीजें कैच ही नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का पॉइंट है। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। ठीक है,
तो जैसे रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, वैसे ही रेजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो मटेरियल की खुद की होती है। हर मटेरियल के पास अपनी अपनी पर्सनल एक रेजिस्टिविटी होती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके। जो कि क्या करता है, इट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल ओपोजेस द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बेसिकली किसी भी करंट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी ताकत है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोक सके। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वो रेजिस्टिविटी, वो जानना मतलब रेजिस्टिविटी, कैपेबिलिटी गेस करना ही रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अगर लो रेजिस्टिविटी होगा, लो रेजिस्टिविटी होगा तो जैसा मैंने कहा गुड कंडक्टर होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होगा पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखो रिलेशनशिप गिवन बाय द फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को बोला जाता है कि सर आर यानी कि रेजिस्टिविटी, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। बराबर है? ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन ज्यादा देर टिकती नहीं है। हमने भी क्या किया, आर इज लाइक दिस प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एल की वैल्यू ले ली, ठीक है, और अपॉन में ए की वैल्यू ले ली। ये बात समझ में आई? ठीक है, और वैसे भी हम लोग ज्यादातर, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन लास्ट तक रखते नहीं है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और इज इक्वल टू की वैल्यू डाल दी। जब भी हम लोग इज इक्वल टू वैल्यू डालेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी हम इज इक्वल टू वैल्यू डालेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आर इज इक्वल टू लिख दिया, आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म। तो इस केस में कांस्टेंट टर्म होगा आपका रेजिस्टिविटी ही। ठीक है, ये आपका रेजिस्टिविटी ही आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ गई होगी, फॉर्मूला समझ गया होगा, लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फंडामेंटल, आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, अब देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा इसको डिटेल में लूंगा नहीं। कंडक्टर क्या होता है सर, कंडक्टर के कुछ एग्जांपल है, सिल्वर और कॉपर, इसकी रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁸ होती है। ठीक है, और मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो है, अलाउज करंट टू इजीली फ्लो। अलाउज क्या, अलाउज में नाइक्रोम और मैंगेनियन आ जाता है, मैंगेनिन, मैंगेनिन, इनकी भी रेजिस्टिविटी आप देख लो, इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हाइयर होती है एज कंपेयर टू द मेटल्स। ठीक है, बट जनरली सारे अलॉयज को हम लोग किस में यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं, जो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। और लास्ट में आता है आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, या तो ग्लास या तो हार्ड रबर, जिसकी रेजिस्टिविटी पीक पे होती है, हाईएस्ट एवर। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टिविटी इफेक्टिवली ब्लॉक द फ्लो ऑफ द करंट, पूरी तरीके से करंट के फ्लो को ब्लॉक करने का काम इंसुलेटर्स करते हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाओ मेन मुद्दे की बात है सर, रेजिस्टर को कनेक्ट करना है। मैंने आपको रेजिस्टर के बारे में बता दिया, समथिंग विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। बराबर है क्या? ये हमारे रेजिस्टर की बातें हो गई। ठीक है, रेजिस्टर का मैंने आपको ऐसा यूनिट भी बता दिया, क्या ऐसा यूनिट बताया बेटा तेरे को रेजिस्टर का? ओम। बराबर है? ठीक है, अब मुद्दे की बात, सर अगर एक रेजिस्टर है तो समझ में आता है, आपने हमको सर्किट डायग्राम दिखाया, उसमें एक रेजिस्टर कनेक्टेड था, हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और मैं इजीली कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस है या उसकी वैल्यू निकालनी है या ऐसा यूनिट है वगैरह वगैरह। मगर सर अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स आ गए, क्या आ गए, मल्टीपल रेजिस्टर्स आ गए, तो सर हम उस उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट है, दैट इज कंबाइनिंग रेजिस्टर। फर्स्ट कंटेंट इज इन द सीरीज, सेकंड कंटेंट इज इन द पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप डायग्राम देखोगे ध्यान से, तो आपको डायग्राम में समझ में आएगा कि यहाँ पे R1, R2 और R3 ऐसे तीन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है बेटा। कितने रेजिस्टेंस प्रेजेंट है? तीन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है सर, R1 प्रेजेंट है, R2 प्रेजेंट है, R3 प्रेजेंट है। अब मैंने अगर तुमको पूछ लिया कि सर हाँ इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ, बोले अरे सर एक का बोले होते तो एक का हम लोग देख के बता देते, तीन का कैसे बताए? तो बेटा याद रख, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है तो उसका नेट रेजिस्टेंस, आर नेट जो होता है, नेट मतलब समझते हो, आर नेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन लोगों का एडिशन। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लो, थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, मतलब सर व्हेन रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ सिंगल लाइन, दे आर इन सीरीज सर्किट एंड देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। तो इस तरीके से कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखता है यार रेजिस्टर इन सीरीज का। तो अगर भाई आपको कंबाइनिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप मेक श्योर करो कि आप डायग्राम भी निकाल के आ रहे हो। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक क्या है सीरीज में? भाई करंट कांस्टेंट रखना है, करंट के साथ कोई भी छेड़खानी अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद और एक क्या बात बताइए हमको सर, वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? वोल्टेज जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट 4 पार्ट में। जितने रेजिस्टेंस है उतना ज्यादा वोल्टेज का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब आई का मत आई टोटल क्या है? I1 I2 I3। तो करंट वाले सीन में हमको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, हाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो देखो यार इसको किस तरीके से करते हैं। हमको मालूम है V का मतलब होता है IR, बराबर है क्या? V का मतलब क्या होता है? IR। ओके, अब ध्यान दो, तो V की जगह में मैं क्या लिख दूंगा अब? V टोटल आ गया। ठीक है, V टोटल आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हम लोगों को ओम्स लॉ से मिल गया बेटा। ये कहाँ से मिल गया हम लोगों को? ओम्स लॉ से। बट अभी जैसा मुझे पता है कि बच्चों ने वोल्टेज डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो करंट में जो भी सर्किट था उसमें वोल्टेज डिवाइडेड है, तो मैं लिखूंगा हाँ सर अगर डिवाइडेड है तो उनको ऐसा कर दो, V1 है ना, V1 कर दो प्लस V2 कर दो प्लस V3 कर दो। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, अगर जैसे ये V इज इक्वल टू आई आर है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1, क्योंकि करंट कांस्टेंट है बेटा, मैंने इसलिए I1 I2 I3 नहीं लिखा है, करंट कांस्टेंट है मैंने I लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे आपके V है वैसे ही V1 V2 V3 भी निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा कि हाँ सर V वो तो लेकर निकाल सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सर V की जगह पे लिख दिया IR। V की जगह पे क्या लिख दिया? IR इज इक्वल टू, V1 की जगह पे क्या रखा? IR1। V2 की जगह पे क्या रखा? IR2। V3 की जगह पे क्या रखा? IR3। ठीक है, ये क्यों किया बेटा हम लोगों ने? क्योंकि ये इनकी वैल्यूज है, ये हमारे हाथ में है क्या? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इनकी वैल्यूज है, तो हमको इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, आप लोग समझ जाना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई कांस्टेंट है, दिख रहा है क्या सर? ये आई कांस्टेंट है, और इन सब में से एक आई कॉमन निकालोगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या सर? सर बचा रेजिस्टर। और ये कौन सा रेजिस्टर है बेटा? ये आपका रेजिस्टर इन सीरीज है। इज इक्वल टू क्या हो गया सर? रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। अगर आप 10 रेजिस्टर्स भी लगा देते हो और अगर सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, तो आप इजीली इस मेथड से रेजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में बात कर सकते हो। अब जाते हैं अगले टॉपिक पर। सर अभी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल की बेटा। किसकी बात करेंगे? रेजिस्टर्स इन पैरेलल के। तो देखो यार रेजिस्टर्स इन पैरेलल कुछ इस तरीके से दिखता है, एक के नीचे एक, और जब भी रेजिस्टर्स इन पैरेलल आएगा हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं, आरपी इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, देखो आगे आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा। अभी पैरेलल सर्किट के अंदर बेटा वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट, वहां पे क्या कांस्टेंट था? करंट कांस्टेंट था। और क्या डिवाइड हो रहा था? वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। एग्जैक्टली उल्टा, पैरेलल सीरीज का उल्टा है। अगर सीरीज में करंट कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट करंट डिवाइड हो रहा है। तो इसके केस में भी सेम लिखेंगे बेटा, देख V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है सर? ये हमारा ओम्स लॉ है, बराबर है। ये हमारा क्या है? ओम्स लॉ है। और हमको इसमें पहले ही पता है कि सर वोल्टेज क्या होने वाला है? वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इसलिए मुझे V का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट करंट डिवाइड होगा, तो करंट मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? I1 R1 I2 R2 I3 R3। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, तो इस तरीके से, और जब आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर कि सर 1/, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू, ठीक है, 1/R1, इस तरीके से लिख लो, 1/R1 प्लस
1/R2। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे R2 आएगा बेटा, आप लोग अपने तरीके से देख लेना। तो ये हो गया रेजिस्टेंस एंड पैरेलल के बारे में। ठीक है कि सर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, करंट डिवाइड होता रहेगा, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वहां पे सबकी एडिशन कर रहे थे, बस सारी वैल्यू ऊपर थी, यहाँ पे भी सबका एडिशन कर रहे हैं, बस सारी वैल्यू डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो वो भी यार हाईली समझने की कोशिश करो। तो यार यहाँ पे आपको कुछ तो सीरीज और पैरेलल के बारे में बातचीत की गई है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में आते हैं। ठीक है, जबरदस्त कंटेंट बनाया है वो दोस्त, जबरदस्त। इफ वन कंपोनेंट फेल्स लाइक अ बल्ब बर्निंग आउट, द एंटायर सर्किट इज ब्रोकन एंड नथिंग नथिंग वर्क्स। मतलब क्या है यार दोस्त, अगर मैंने यहाँ पे एक चीज कनेक्ट करी, यहाँ पे एक चीज कनेक्ट करी, यहाँ पे एक चीज कनेक्ट करी, ठीक है, ये था थोड़ा सा दूर में एक चीज कनेक्ट किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि सर यहाँ पे ही कुछ डिफॉल्ट हो गया, तो सर ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। सर आगे वाला नहीं चलेगा समझ सकता था, मतलब अगर ये नहीं चलता तो समझ, इसको क्या दिक्कत होगी? बेटा हमने अभी तो पढ़ा, क्या पढ़ा है कि करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ से ब्रेक हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया ना, सर्किट ब्रेक हो गया। इसीलिए इसीलिए सीरीज में ये एक डिसएडवांटेज होता है बेटा, ये एक डिसएडवांटेज होता है। इसलिए इसको ज्यादातर चीजों पे यूज नहीं किया जाता। डिफरेंट डिवाइसेस दैट रिक्वायर डिफरेंट करंट कैन नॉट बी कनेक्टेड एज द करंट इज सेम फॉर ऑल। पैरेलल में क्या है, हर एक कंपोनेंट अपना अलग काम करता है, अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। हर एक डिवाइस अपने फुल सोर्स ऑफ वोल्टेज को कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग को हम लोग पैरेलल में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? पैरेलल में। आपके घर के अंदर जितने भी वायरिंग्स हैं, ठीक है, इस कमरे के अंदर जितने भी वायरिंग्स हैं, ये सारे पैरेलली हुए हुए वायरिंग से। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सब कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। चलो अब आ जाओ, ये हो गया हमारा अभी तक सारी इलेक्ट्रिक करंट की बातें। ओके, जादू है, जादू है दोस्त इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट हैं। क्यों डरते हो? कोई डरने वाली बात नहीं है। आप देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो यार, जहां पे रेजिस्टर जरूरत है ना, वहां पे रेजिस्टर लगाया जाता है। मैंने आपको क्या बोला कि सपोज इमेजिन करो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आप एकदम स्पीड में हो, अपोजिट डायरेक्शन से बहुत ज्यादा हवा आती है, फिर भी तुम एफर्ट डाल रहे हो, पर साइकिल अभी उसी स्पीड पे नहीं चल रही है। पर तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारा जो एफर्ट है, अभी भी तुम उसी लेवल पे डाल रहे हो, बराबर। समझा? तो अब तेरी बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, तेरी बॉडी हीट होगी। हम बोलते हैं ना पसीना आ रहा है, तो जैसे जैसे तू एफर्ट डालता रहेगा, वैसे वैसे बॉडी में हीट जनरेट होती रहेगी, क्योंकि कोई तो रेजिस्ट कर रहा है ना, एयर इज रेजिस्टिंग यू। सिमिलरली आप इमेजिन करो कि चार्ज है, चार्ज निकला है, ठीक है, चार्ज है, कोई भी चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जा रहा है अपना, पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, अचानक से बीच में रेजिस्टर आ जाता है। ठीक है, अब ये जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर रेजिस्टर उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, धीरे 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 कम कर रहा है, धीरे धीरे सप्रेस कर रहा है। समझ में आया? धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे सप्रेस कर रहा है, जिसके वजह से चार्जेस को और थोड़ी एबिलिटी लगानी पड़ती है। और इस तरीके से वो जो पर्टिकुलर सरफेस है, वो जो पर्टिकुलर चीज है जहां पे मेरे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की बात जरूरी है, वो हीट हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, तो ऐसा है कि देखो क्या लिखा है, एज चार्जेस फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। दिस फिनोमिना इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और द जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। डेफिनेशन पूछा जाता है दोस्त, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अच्छे से कर ले। ठीक है, और हीट एच प्रोड्यूस इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैं इसको कैसे बोलता हूँ याद रखने के लिए, मैं बोलता हूँ आई स्क्वायर आरती। आरती मालूम है ना बेटा, जो सुबह सुबह की जाती है, शाम में की जाती है, वो वाली आरती। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या करना है आपको, आई स्क्वायर आरती। तो अगर आपको किसी ने भी फॉर्मूला पूछ लिया हीट एनर्जी का, तो यू शुड ऑलवेज नो कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये भी हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब देखो क्या है दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, देखो आपको क्या बोला है, a current of 0.5 ampere is drawn by an electric bulb for 10 minutes। अच्छा सर, हम लोगों को सबसे पहले 0.5 एम्पियर दिया, मतलब सर ये किसकी वैल्यू है? हाँ सर, राइट बोले आप, ये हमारे करंट की वैल्यू है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं सर कि करंट का
जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो इससे मिलता जुलता है, आई ए से। क्लियर हो गया? तो 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट लिख देते हैं। बेटा सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तू ये सिली मिस्टेक नहीं करेगा। सबसे पहली चीज तू देखेगा कि क्या सारे वैल्यूज एसआई यूनिट में हैं। अगर 0.5 एम्पियर ऐसा यूनिट में है, ओके। अगर 10 मिनट्स ऐसा यूनिट में है तो ओके, 10 मिनट्स ऐसा यूनिट में है क्या? नहीं, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इसी तरीके से आपको 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा और फाइनल आंसर निकाल के देना होगा दोस्त। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है। ये हो गई एक बात। ओम्स लॉ इन एक्शन देख लो यार। आपको बोला इलेक्ट्रिक हीटर has a potential difference of 60 volts and draws the current of the 4 ampere. What current will it draw if the potential difference is increased to 120 volt? बराबर है। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला स्टेप होता है फाइंड द रेजिस्टेंस। फाइंड द रेजिस्टेंस में क्या किया, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर, जिससे हम लोगों को कितना मिल गया, 15 एम्पियर। ठीक है, और न्यू वोल्टेज कितना चाहिए होगा न्यू करंट के लिए, अगेन द 15 एम्पियर। और न्यू करंट होगा कितना, ऑब्वियसली अगर ये 60 से 120 वोल्ट हो रहा है तो हम लोगों ने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑटोमेटिकली 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमारी एग्जांपल की सॉल्व होती है। सीरीज सर्किट कैलकुलेशन देख लो यार, कि अगर सीरीज सर्किट कैलकुलेशन है, सीरीज में चीजें हैं, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आपको बोला 20 ओम लैंप है, 20 ओम का हमारा ये लैंप है और 4 ओम का हमारा कंडक्टर है। ठीक है, आर इन द सीरीज विद 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी बात कर रहा है, और वो किसकी बात कर रहा है, इस बल्ब की बात कर रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है, 20 ओम लैंप, तो बल्ब की बात कर रहा है, बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सीरीज में है, ओके। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट हम लोग इसके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सीरीज में है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 R2 कर रहे हैं, वो याद रखो। टोटल करंट निकालना है तो हमको कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो पैरेलल सर्किट का कैलकुलेशन है सेम तरीके से बेटा, 1/1 में है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स में आने वाले वीडियोस में एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल, 30 30 45 सेकंड के शॉर्ट्स में डाल दिया करूंगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पावर और कॉस्ट, यहाँ से आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको किसी ने हीट एनर्जी का फॉर्मूला पूछा तो आपको लिखना पावर अपॉन टू टाइम। अगर आपको कोई मंथली एनर्जी का पूछेगा तो आपको डेली एनर्जी इंटू 30 डेज करना है। डेली एनर्जी इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, मतलब मंथली एनर्जी, डेली एनर्जी इंटू 30 डेज। 30 डेज क्या है, कोई भी मंथ का भी, जैसे 31 का है तो आप 31 से मल्टीप्लाई करो, 28 का है तो तुम 28 से मल्टीप्लाई करो। फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, मंथली एनर्जी इंटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मूलाज है बेटा, ये फॉर्मूलाज आप याद कर लो सिंपली। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेली एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो देखो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, ऑपरेट 8 आवर डे। तो देखो ये एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आप इसको डिटेल में कर लो, कुछ एग्जांपल की सीरीज में बाद में भी लेके आऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा टॉपिक है वन शॉट कवर करवाना, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक कंटेंट आपको क्वालिटी वन शॉट में मिल जाए। ठीक है, तो यार देखो कुछ की कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। सर हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सर हम लोगों ने वोल्टेज के बारे में पढ़ा, दैट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सर हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा जो कि V इज इक्वल टू आई आर है। रेजिस्टेंस का मतलब सर हम लोगों का R है, ओम्स लॉ में शेयर कर लो। ठीक है, सीरीज सर्किट में क्या करेंगे, RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, S ये मतलब समेशन ऑफ R है, मतलब सारे सारे रेजिस्टेंस का समेशन, तो भी R1 R2 R3 के फॉर्म में। और पैरेलल सर्किट के लिए क्या बोला कि सारे रेजिस्टेंस का समेशन। ठीक है, समेशन बस क्या होगा, 1/R में होगा। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला है V अपॉन आई, V इंटू आई सॉरी। पावर का फॉर्मूला है वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। और लास्ट जूल सिटिंग मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो देखो यार अब ये बेसिक बेसिक बातें हैं कि ये मैटर क्या है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको क्यों हम लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कोई भी चीज आज के जमाने में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कर पाना मुश्किल है। तो यार ये स्लाइड अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, देखो मैंने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा दिया है। व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन अलॉय rather than a pure metal? आंसर कैसे लिखना है, देखो क्यों अलॉय से बनता है, बिकॉज अलॉय हैज द गुड रेजिस्टेंस। alloy has more resistance as compared to the pure metal। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी फ्लो होने में, जिसके वजह से
जिसके वजह से क्या होगा, वो डिवाइस हीट होगा और हम लोग उसके हीटिंग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड में देखो आपको बोला है 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तीनों को हम लोगों को टोटल कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम का दे दे, 1 ओम का दे दे। तो हमने बोला यार 4 ओम के लिए 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग को पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस हमको बोर्ड्स में देखने मिलते हैं बेटा। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, जो कि है थैंक यू। ठीक है, तो आपने पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, जो एसएससी वाले देख रहे होंगे वो थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, सर फ्लेमिंग्स नहीं बताया, राइट हैंड थंब नहीं बताया, सर आपने इलेक्ट्रिक मोटर नहीं बताया। बेटा वो आएगा, वो सीबीएसई का अलग से चैप्टर है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस चैप्टर में मैं एसएससी के बचे हुए सारे टॉपिक्स करवा दूंगा। ठीक है, पर आप लोग ये वीडियो भी अंत तक देखना, क्योंकि इसमें जितने डिटेल में हम लोगों ने वो चीजें बताई है, शायद वो दूसरे वीडियोस में नहीं बताई जाएगी। मतलब दूसरा वीडियो जो करंट का आएगा उसमें नहीं बताई जाएगी, उसमें डायरेक्टली मुद्दे की बात की जाएगी। क्योंकि अब तेरे को करंट के बारे में मालूम है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मालूम है, तेरे को रेजिस्टेंस के बारे में मालूम है, रेजिस्टर के बारे में मालूम है, रेजिस्टिविटी तेरे को पता चल गई, ओम्स लॉ तेरे को मालूम है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके कैसे कैलकुलेट, पैरेलल में कनेक्ट करके कैसे कैलकुलेट, ये सारा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने तेरे को हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया, पावर का फॉर्मूला पढ़ाया, हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनके अलावा भी कोई बात रह जाती है तो हम लोग उसको आने वाले इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में थरली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मुद्दे की बात सुन, अभी भी वक्त गया नहीं है, 94 डेज बचे हैं तेरे पास। ये 94 डेज तू थरली मेहनत कर ले, हो जाएगा। अभी आज मैंने एक शॉट डाला, उस शॉट पे मुझे एक बहुत डीप कमेंट मिला, जिसको सुन के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। उस बच्चे ने मेरे को लिख के भेजा है कि सर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हार गया। ठीक है, अगर आप मेरे आज के शॉट पे जाओगे और कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको वो कमेंट देखने को मिलेगा। मैं उस बच्चे से और उस बच्चे के थ्रू सारे बच्चे से कहना चाहता हूँ, भाई ये सारे थॉट्स आते रहेंगे, तेरे को मिसगाइड करने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे लोग तेरे को मिलते रहेंगे दोस्त। ये इन लोगों का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, इसके बिना ये लोग नहीं जी सकते। बट तू उनके चक्करों में जाकर के तू अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करके अपनी लाइफ खराब मत कर। तू कैपेबल है, तू कर सकता है, तू शुरू नहीं कर रहा है बस। ठीक है, देख तेरे लिए कोई नहीं है ना, तेरे को नहीं मालूम चल रहा ना कहाँ से शुरू करना है, तो मेरे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारे वीडियोस देख ले, तेरे को समझ जाएगा कहाँ से शुरू करना है। और बस जो मैं करवा रहा हूँ ना दोस्त, वो कर ले, उतना ही कर लेगा ना तू, मेरी गारंटी है तू पास हो जाएगा। तो को कुछ और करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है बात? हारना वारना नहीं है दोस्त, हारने वारने के लिए नहीं आया अपन। ठीक है, तू बस मेहनत कर, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, सब बताएंगे सर। सब बैठा हूँ बताने के लिए, बैक बेंचेस स्टडी रूम रखा है ना तेरे जैसे लोगों के लिए ही रखा है ना, ताकि अपन साथ में मिलकर डिस्कस कर सके और चीजों को अच्छे से सॉल्व कर सके। बात समझ में आई? ठीक है, फोड़ना है बोर्ड। तारीख याद रखी है हम लोगों ने, दिन हम लोग हर रोज गिन रहे हैं, हम लोग हर रोज गिन के खुद को बता रहे हैं कि भाई इतने ही दिन बचे हैं, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, कर, पूरी मेहनत करो। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एक बार में फोड़ दो, पूरा चैप्टर ध्यान से देख लेना। मैंने जो ट्रिक बताई है बेटा, कभी भी पढ़ते वक्त माइंडसेट तैयार करके बैठना। उसके अलावा उसके बाद जैसे ये हो जाता है ना बेटा, इसके ही पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है ना, एटलीस्ट पीवाईक्यूज देख ले, तेरे को आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा हाँ ये इस टॉपिक के बारे में आता है क्या, अच्छा उस टॉपिक के बारे में बोला है क्या। ठीक है, और अगर तू चाहता है कि सर कोई और चैप्टर कवर करे, सर कोई और कंटेंट रीजन बेसिस पे कवर करे, तो भाई कमेंट सेक्शन का यूज कर, कमेंट सेक्शन भर डालो, अलग अलग डाउट से, अलग अलग सजेशन से, अलग अलग प्रॉब्लम से। देखो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन कर, यूज कर, मैं दूंगा तेरे को सोल्यूशन इसका। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलेगा, दैट्स इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द वीडियो ओवर हियर। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, सुन, पूरा इलेक्ट्रिसिटी कर ले। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जहां जितना जिस पहुंचा सकते हो वीडियो को पहुंचाओ। जितने मोबाइल है सब मोबाइल से सब्सक्राइब कर दे भाई। ठीक है, सपोर्ट देते रहो, कंटेंट आते रहेगा, सर यहीं पे हैं तुम्हारे लिए, लड़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं। जय हिंद।